सभी साथियों को राम राम। स्वागत है आप सभी का जीके जीएस बाय हरीश भारद्वाज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के अंदर। जैसे कि आप सब सभी जानते हैं, एचएसएससी हरियाणा पुलिस कांस्टेबल के लिए जो है हमारी प्रिपरेशन लगातार चली हुई है। और इसी केस में जो है एचएसएससी हरियाणा जीके के लास्ट 5 साल के जो क्वेश्चन पेपर लिए गए हैं एचएसएससी के द्वारा, उन्हीं को जो है हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। उसी सीरीज में जो है आज हम यहाँ पे 47 भाग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, 47वां भाग डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले जो है 46 भाग मैं कंप्लीट करवा चुका हूं। हर पार्ट्स जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, इसीलिए सीक्वेंस वाइज ये सीरीज आपको देखनी बेहद जरूरी है अगर आप 2025-26 में एचएसएससी हरियाणा के अंदर जो है सिलेक्शन लेना चाहते हैं। तो ठीक है, अभी 2 दिन पहले से जो है हरियाणा पुलिस के जितने भी कांस्टेबल के या फिर सब इंस्पेक्टर के सभी शिफ्टों के जो क्वेश्चन पेपर लिए गए थे 2021 के, ठीक है, 2021 में जो भी एग्जाम पेपर लिए गए थे एचएसएससी के द्वारा हरियाणा पुलिस कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर के, उन सभी को जो है हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। पहले 2 पार्ट मैं आपको करवा चुका हूँ, आज जो है उसी के तीसरा पार्ट जो है हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के। एचएसएससी हरियाणा पुलिस कांस्टेबल और एचएसएससी ग्रुप डी एग्जाम्स के लिए ये वीडियो सीरीज देखनी आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए आज के वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बोला गया, मार्क्स के अनुसार एक समाज में उत्पादन के संसाधनों का मालिक कौन होता है, डैश होता है। तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि 2 वर्ग होते हैं, एक तो सर्वाहारी होता है और एक जो है पूंजीपति होता है। सर्वाहारी कौन होता है? सर्वाहारी जो श्रमिक वर्ग होता है ना, जो काम करते हैं, जैसे मजदूर वगैरह के जो लोग होते हैं, वो वर्ग जो है सर्वाहारी वर्ग के अंतर्गत आता है। और पूंजीपति जो वर्ग होता है वो कौन सा होता है? जो उत्पादन के जो मालिक होते हैं ना, जिनसे जो है प्रोडक्शन किया जाता है, जिन चीज़ों से, उनके जो मालिक होते हैं उन्हीं को जो है पूंजीपति कहा जाता है। तो मार्क के अनुसार एक समाज में उत्पादन के संसाधनों का जो मालिक होता है वो कौन होता है? तो पूंजीपति जो है उनका मालिक होता है। ठीक है, आई होप यहाँ तक सारी जानकारी बिल्कुल आसान भाषा में आपको मिली होगी और चीज़ें जो है आपको समझ आ भी रही होंगी। ठीक है, जैसे ही चीज़ें आपको ना समझ आए या फिर चीज़ें कोई आपको डिफिकल्ट लगे तो भी जो है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ से जो है डिटेल से मैंने जो है शॉर्ट एक्सप्लेनेशन में चीज़ें लिख दी हैं ताकि इन चीज़ों के एक्सप्लेनेशन के लिए कोई आपको एक्स्ट्रा बुक ना खरीदने पड़े और जो है कोई भी एक्स्ट्रा जो है नोट्स ना बनाने पड़े। ठीक है, इस पीडीएफ को जो है कंप्लीटली 140 पीडीएफ तक जाएगी हमारी ये वीडियो सीरीज। इनको जो है डाउनलोड करके सेव रख लेना अपने पास। चाहो तो आप ऑफलाइन भी इनसे जो है अपने नोट्स बना सकते हो, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है। इन पीडीएफ को संभाल के रखना, जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता तब तक जो है ये सारी चीज़ें आपको काम आने वाली है। ठीक है, 2 वर्ग होते हैं, मैं बता चुका हूँ। एक पूंजीपति वर्ग होता है। पूंजीपति वर्ग कौन सा होता है? वो वर्ग होता है जो प्रोडक्शन के जो संसाधन होते हैं उनका जो मालिक होता है उसी को जो है पूंजीपति वर्ग बोला जाता है। और सर्वाहारा वर्ग कौन सा होता है? तो यह श्रमिक वर्ग होता है, जो कामकाज करते हैं ना, मजदूर वर्ग, जो लेबर वर्ग होता है, उन्हीं को जो है सर्वाहारा वर्ग बोला जाता है। ठीक है, सर्वाहारा वर्ग का यूज कौन करते हैं? तो पूंजीपति वर्ग जो है सर्वाहारा वर्ग का यूज करता है। ठीक है, आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला गया है? तो क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर बोला गया है, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है? आई होप इस क्वेश्चन का आंसर सभी को पता होगा। ठीक है, तो अमेरिका संविधान कौन सा है? तो अमेरिका संविधान सबसे पहला लिखित संविधान है, लेकिन सबसे छोटा संविधान है। ये चीज आप याद रखेंगे। तो संविधान अमेरिका वाला नहीं हो सकता, जर्मन संविधान नहीं हो सकता और फ्रांसीसी संविधान नहीं हो सकता। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि दुनिया का सबसे लंबा जो लिखित संविधान है वो किसका है? हमारे देश भारत का है। ठीक है, इसको बनाने में कितने साल लगे थे? तो 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे थे। ठीक है, महीने 18 दिन जो है इसको लगे थे। और हमारे संविधान की अंगीकृत की मैं बात करूं तो 2 डेट्स आपको याद रखनी है हमेशा। ठीक है, संविधान को अंगीकृत कब किया गया था? 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, और लागू की बात करूं तो ये कब लागू किया गया था? हमारा जो संविधान था ये लागू किया गया था 26 नवंबर 1950 को। ठीक है, 26 नवंबर 1950 को जो है हमारा संविधान लागू हुआ था। ठीक है, ये बेसिक सी चीजें हैं, आपको याद रखनी ही होगी। ठीक है, आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करूं तो नागालैंड राज्य का निर्माण कब हुआ? तो नागालैंड राज्य का जो निर्माण है वो 1963 में हुआ था। ठीक है, जब भारत आज़ाद हुआ था उस समय जो है भारत के अंदर कितने राज्य होते थे? तो उस समय जो है भारत के अंदर 14 जो है राज्य होते थे और 6 जो है केंद्र शासित प्रदेश होते थे। भाषाई आधार पर जो पहले राज्य का गठन किया गया था वो आंध्र प्रदेश का किया गया था
ठीक है। 1956 में जो है आंध्र प्रदेश का गठन किया गया था, वर्तमान में जिसकी राजधानी जो है अमरावती हो जाएगी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला गया, तो क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया निम्नलिखित में से कौन अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का भारतीय सदस्य है। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के बारे में हम बात करेंगे बाद में, पहले इसका क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। यह जो ऑप्शन नंबर बी आपको दिख रहा है ना, दलवीर भंडारी, ये जो व्यक्ति हैं दलवीर भंडारी, ये अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जो है भारतीय सदस्य की भूमिका निभाते हैं वर्तमान में, अभी अक्टूबर 2025 तक। ठीक है, अक्टूबर 2025 तक भी जो है भारतीय जो सदस्य है ना अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अंदर, वो भी दलवीर भंडारी है, क्योंकि इनका जो है दूसरा कार्यकाल शुरू हो चुका है। ठीक है, दूसरा कार्यकाल, तो ये आपको लॉन्ग टाइम तक याद रखना होगा, कार्यालय। ठीक है, कार्यालय तो दूसरा कार्यकाल जो है कार्यकाल आएगा ना, दूसरा कार्यकाल, तो इनका जो है दूसरा कार्यकाल जो है शुरू हो चुका है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना होगा अभी वर्तमान में भी। ठीक है, वैसे ये 2021 का क्वेश्चन है, बट 2025 में भी आपके काम आने वाला है, क्या पता दोबारा पूछ ले। ठीक है, अब आई से जी की मैं बात कर लेता हूँ, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की हम बात करें तो इसकी जो स्थापना है कब हुई थी, 1945 में हुई थी। ठीक है, 1945 में इसकी घोषणा पत्र से जो है इसकी स्थापना हुई थी, और इसने जो काम करना स्टार्ट किया था 1946 में जो है इसने काम करना शुरू कर दिया था। ठीक है, काम करना शुरू कर दिया था, और इसके हेडक्वार्टर की मैं बात करूं तो हेडक्वार्टर कहां पर हो जाएगा, हेडक्वार्टर हो जाएगा नीदरलैंड के अंदर। ठीक है, द हेग में हो जाएगा, ऐसे लिख लो। ठीक है, हेग में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा, और हेग कहाँ पर है, नीदरलैंड के अंदर इसका जो है हेडक्वार्टर हो जाएगा। ठीक है, द हेग नीदरलैंड के पास जो है इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 का जो क्वेश्चन था ना, यही क्वेश्चन जो है मैंने प्रीवियस वीडियो में पूछा था, किसी ने भी जो है बच्चे ने उसका आंसर नहीं किया है। मैं जानता हूँ ये जो 2021 का क्वेश्चन पेपर जो लिया गया था ना HSSC के द्वारा, बहुत ही टाइट क्वेश्चन पेपर लिया गया था भाई, और इसी क्वेश्चन पेपर को देखते हुए मैं आपकी यहाँ पे तैयारी करवा रहा हूँ कि आपको जो है तैयार रहना चाहिए कि किसी भी लेवल तक जो है HSSC जा सकता है। क्योंकि HSSC की क्या आदत है, वो कुछ भी चीज़ जो है मेंशन नहीं करता, ना तो वो मेंशन करता कि भाई हरियाणा जी के एग्जैक्ट मैं इतने नंबर की पूछूंगा, ना वो ये बताता कि कितने नंबर की जो है मैं एग्जैक्ट चीज़ें पूछने वाला हूँ। ठीक है, कुछ भी फिक्स नहीं होता, बस बता रखा है कि भाई यहाँ पेपर लूंगा मैं और ये सब्जेक्ट है। ठीक है, इसीलिए जो है फिक्स करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है भाई, क्या क्या जो है वो पूछने वाला है, इसीलिए आपको सारी चीज़ें जो है पढ़नी पड़ेंगी। ठीक है, 2024 वाला जो कांस्टेबल का पेपर हुआ था ना अभी रिसेंटली पिछले साल, वो पेपर जो था वो काफ़ी आसान आया था 2021 के मुकाबले में। ठीक है, बट आपको तैयारी जो है 2021 के लेवल की ही करनी होगी। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। चलिए मैं इसका आंसर जो है आपको बता देता हूँ क्वेश्चन नंबर 5 का। वैसे मैंने कल ये क्वेश्चन पूछा था, किसी ने नहीं बताया, चलिए कोई बात नहीं, आइए देख लेते हैं। साइबर कानून का जो विषय है किस सूची के अंतर्गत आता है, तो सबसे पहले आपको ये याद रखना है 7वीं जो सूची है ना हमारी, 7वीं अनुसूची, 7वीं अनुसूची के अंदर किनको रखा गया है, तो इनके अंदर रखा गया है संघ, राज्य और समवर्ती सूची। ठीक है, ये आपसे डायरेक्ट आपसे पूछा जाएगा, राज्य सूची, समवर्ती सूची और संघ सूची जो है किस अनुसूची के अंतर्गत आते हैं, तो 7वीं अनुसूची के अंतर्गत आते हैं। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। साइबर कानून का जो विषय है ये अवशिष्ट शक्तियों के अंतर्गत आता है, संघ, समवर्ती और राज्य सूची किसी के अंतर्गत नहीं आता, क्योंकि ये अवशिष्ट शक्तियों के अंतर्गत आता है। क्यों आता है, तो आइए इसकी जो है डिटेल में यहाँ पर बता देता हूँ। सारी चीज़ें एक ही जगह लिख दी गई है ताकि आपको कहीं और ना जाना पड़े। ठीक है, अब ये जो साइबर कानून है IT एक्ट 2000 है, अवशिष्ट शक्तियों के अंतर्गत क्यों आता है, तो आइए देख लेते हैं। यह विषय भारतीय संविधान बनने के बाद उत्पन्न हुआ है, इसीलिए संघ, राज्य, समवर्ती सूची में जो है इसको शामिल नहीं किया गया है। कानून बनाने का अधिकार केवल संसद के पास है, क्योंकि अवशिष्ट शक्तियों के तहत यही विशेषाधिकार है। अवशिष्ट शक्तियां क्या कहती हैं, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अनुच्छेद 248 के अनुसार अवशिष्ट शक्तियां संसद को उन विषयों पर कानून बनाने का अधिकार देती हैं जो संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में शामिल नहीं है। ठीक है, आई होप आपको पता चल गया होगा ये जो अवशिष्ट शक्तियां हैं किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती है, तो अनुच्छेद 248 के अंतर्गत ये आती हैं। और अवशिष्ट अनुसूचियां क्या क्या जो है प्रोवाइड करवाती हैं, तो अवशिष्ट शक्तियां जो है उन पर जो है कानून बनाने का अधिकार देती हैं जो विषय जो है ना संघ सूची में है, ना राज्य सूची में है और ना ही समवर्ती सूची में है। ठीक है, आई होप यहाँ तक सारी जानकारी जो है क्लियर हो गई होगी। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला गया है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने प्राण वायु देवता पेंशन योजना जो है आरंभ की है। तो प्राण वायु देवता जो पेंशन योजना है ये हरियाणा सरकार के द्वारा जो है 2023 में शुरू की गई थी। यहाँ पे ये देखो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। जुलाई 2023 यानी कि 29 जुलाई 2023 को जो है हरियाणा सरकार ने 75 साल से अधिक उम्र वाले पेड़ों के लिए हरियाणा प्राण वायु देवता पेंशन नामक योजना जो है शुरुआत की गई थी। दो स्टेटमेंट बना के भी ये क्वेश्चन पूछ सकता है। फॉर एग्जांपल पहला पॉइंट आपको क्या देगा, पहला पॉइंट आपको बना के देगा कि भाई जो है क्या क्वेश्चन था, प्राण वायु देवता पेंशन योजना जो है 29 जुलाई 2023 को शुरू की गई थी, पहला पॉइंट ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या देगा कि भाई हरियाणा सरकार के द्वारा जो है 80 साल से अधिक उम्र वाले पेड़ों के लिए जो है हरियाणा प्राण वायु देवता पेंशन नामक योजना जो है शुरू की गई है। तो दूसरा पॉइंट जो है गलत हो जाएगा क्योंकि ये 75 साल उम्र जो है पेड़ों की लिखी गई है। तो ये 75 नंबर जो है याद रखिएगा, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला गया है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा करता है। तो कौन सा करता है, तो ये अनुच्छेद 21 करता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 का जो है क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। इसके बारे में हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, कौन कौन से जो है हमारे जो मौलिक अधिकार होते हैं ना, मौलिक अधिकार के बारे में मैं आपको बता देता हूं थोड़ा सा। मौलिक अधिकार हमने किस देश से ग्रहण किया है, तो अमेरिका से जो है हमने इनको ग्रहण किया है, ठीक है। भाग की बात करूं तो कौन से भाग में आते हैं, भाग 3 के अंतर्गत आते हैं। और अनुच्छेद की बात करूं तो अनुच्छेद किसके अंतर्गत आते हैं, 12 से 35 के बीच में जो है इनको रखा गया है। लेकिन एक्चुअल जो हमारे मौलिक अधिकार हैं वो जो है 14 से जो है स्टार्ट होते हैं, 14 से लेके 32 तक। एक एक करके जो है मैं आपको बता देता हूं। पहले कौन सा आएगा, अनुच्छेद 14 आएगा, ठीक है। अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद, अरे यार इकट्ठा लिख देता हूं, डोंट वरी। अनुच्छेद 14 से 18, उसके बाद आता है हमारा अनुच्छेद 19 से 22 स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा अनुच्छेद 23 से क्या आता है, अनुच्छेद 23 से 24 आता है, ठीक है। 23 से 24 आता है। चलिए ये लिख लेते हैं, अनुच्छेद 14 से 18 क्या आता है, तो ये आता है समानता का अधिकार आता है, ठीक है। समानता का अधिकार। अनुच्छेद 19 से 20 में क्या आता है, तो अनुच्छेद 19 से 22 में आता है स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 23 से 24 में क्या आता है, शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार। इसके बाद 25 से 28 के बीच में क्या आता है, अनुच्छेद 25 से 28 के बीच में आता है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आ जाएगा। उसके बाद आएगा अनुच्छेद 29 से 30, ठीक है। अनुच्छेद 29 से 30, तो अनुच्छेद 29 से 30 क्या कहता है, तो ये कहता है सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार आपको मिलता है, ठीक है। सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार। और इसके बाद आपका क्या बच गया, इसके बाद आपका बच गया अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 क्या कहता है, तो अनुच्छेद 32 क्या कहता है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, ये चीज़ें सारी आप याद रखना, यहीं से जो है 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। बाकी 19, 20, 14 और 21 के बारे में जो है यहाँ से डिटेल से लिख दिया गया है। यहाँ से भी जो है आप एक एक करके सारे अनुच्छेद जो है पढ़ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने इनका जो है डिटेल से ब्रीफ में जो है लिख दी हैं चीज़ें, ठीक है। सारी चीज़ें आपको एक ही PDF में मिल जाएंगी, कहीं आपको घूमने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला गया, डैश सूचकांक खुदरा मूल्य में मुद्रास्फीति के मापन के लिए प्रयोग किया जाता है। तो कौन सा मापन जो है वो खुदरा मूल्य में मुद्रास्फीति के मापन के लिए जो है प्रयोग किया जाता है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा CPI IW। तो CPI की सबसे पहले आप याद रखेंगे फुल फॉर्म। CPI की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ठीक है।
कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ये इकोनॉमी से क्वेश्चन पूछा गया भाई, ठीक है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ठीक है। और फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर, IW की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर जो है इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी, ठीक है। इसका उपयोग जो है ना खुदरा मूल्य स्तर और मुद्रास्फीति के मापन के लिए जो है किया जाता है। WPI की फुल फॉर्म भी आप याद रखें, क्या हो जाएगी? होलसेल प्राइस इंडेक्स, ठीक है। होलसेल प्राइस इंडेक्स, ठीक है। ये दोनों की फुल फॉर्म आप जरूर याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो सूचकांक होता है ना, इसका यूज जो है मुद्रास्फीति के मापन के लिए जो है किया जाता है, ठीक है। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद हम आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करूं तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो प्रायद्वीपीय भारत की जो सबसे बड़ी नदी है वो हो जाएगी गोदावरी। गोदावरी के उद्गम स्थल की बात करूं तो ये कहाँ से निकलती है? ये नासिक के त्र्यंबकेश्वर से निकलती है, ठीक है। त्र्यंबकेश्वर से निकलती है भाई, ठीक है। इसकी लंबाई जरूर याद रखना आप, कितनी लंबाई है इसकी? 1465 किलोमीटर ये लंबाई है इसकी। और ये जो है इसको किस नाम से जाना जाता है? बूढ़ी गंगा। दक्षिण भारत की बूढ़ी गंगा या फिर वृद्ध गंगा के नाम से जो है इसको जाना जाता है। और ये अपना जल कहाँ पर गिराती है? तो बंगाल की खाड़ी में ये अपना जल गिराती है, ठीक है, बंगाल की खाड़ी में। सारी जानकारी आप याद रखेंगे। इसके बाद हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला गया है? तो क्वेश्चन नंबर 10 में बोला गया बिम्स्टेक का सचिवालय कहाँ पर है? सबसे पहले आपको याद रखना है ये बिम्स्टेक की जो है स्थापना कब हुई, ठीक है। ये पूछा जाता है इंडिया जीके के अंदर। बिम्स्टेक की स्थापना की मैं बात करूँ तो 6 जून 1997, 6 जून 1997 को जो है इसकी स्थापना हुई थी। और जो है इसका मुख्यालय कहाँ पर हो जाएगा? तो ढाका बांग्लादेश में जो है इसका मुख्यालय हो जाएगा, ठीक है। कहाँ पर लिखूँ? यहाँ पे लिख देता हूँ, हेडक्वार्टर कहाँ पर है? ढाका के अंदर, ठीक है, ढाका। ऑप्शन नंबर जो है डी इसका जो है करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोला गया है? भारत की मानक मध्याह्न रेखा जो है किस शहर से होकर गुजरती है? यही क्वेश्चन जो है कल के ही वीडियो सेशन में जो है मैंने कंप्लीट डिटेल से आपको बताया है। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ये बताएंगे। ये मैं आपको बता देता हूँ, भारत की जो मानक है ना, भारत की मानक मध्याह्न रेखा 5 राज्यों से गुजरती है, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया, 5 राज्यों से गुजरती है। इन 5 राज्यों के नाम बताओ, ठीक है। ये क्वेश्चन आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएंगे, ठीक है। तो भारत की मानक मध्याह्न रेखा जो है किस शहर से गुजरती है? तो ये उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से गुजरती है। ऑप्शन नंबर जो है डी इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 12 में क्या लिखा गया? भारतीय रिजर्व बैंक के चिन्ह में कौन सा जानवर है? तो भारतीय रिजर्व की बैंक की स्थापना आप सभी जानते हैं। एक्ट की बात करूं तो 1935 हो जाएगा, माफ कीजिएगा 1934 हो जाएगा। स्थापना की बात करूं तो कब इसकी स्थापना हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना हुई थी। कार्य संचालन इसने शुरू कर दिया था। इसका जो स्थापना है ये कहाँ पर हुई थी? कोलकाता में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है, कोलकाता में इसकी स्थापना हुई थी। लेकिन 1937 में इसको जो है बम्बई ट्रांसफर कर दिया था, ठीक है, बम्बई इसको जो है ट्रांसफर कर दिया था। अब भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई का जो चिन्ह है ना, जो चिन्ह होता है उसमें कौन सा जानवर है? तो उसमें जो है पहले कौन सा जानवर होता था? उसमें पहले जो है सिंह होता था। सिंह को क्या बोलते हैं? शेर बोलते हैं, ठीक है। लेकिन अब इसको चेंज कर दिया गया है। इसको चेंज करके अब किससे चेंज कर दिया गया है? बाघ होता है, ठीक है। ये बाघ किस पेड़ के नीचे खड़ा है? ताड़ के वृक्ष के नीचे खड़ा है, ठीक है, ताड़ के वृक्ष के नीचे, ठीक है, ताड़ के वृक्ष के नीचे जो है ये बाघ जो है खड़ा है, ठीक है। ये जानवर है बाघ जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक के चिन्ह में जो है कौन सा जानवर है? तो ये हो जाएगा बाघ हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोला गया है? तो मूंगों का कंकाल किससे बना होता है? तो किससे बना आएगा यहाँ पे, ठीक है। ये किसे बना होता है ये नहीं आएगा, ये आएगा किससे बना होता है।
ठीक है। तो मूंगों का कंकाल जो है कैल्शियम कार्बोनेट से जो है ये बना होता है, और इसका जो रासायनिक नाम होता है ना, रासायनिक सूत्र यहाँ पे लिख देता हूँ, रासायनिक। तो इसका जो रासायनिक सूत्र है वो हो जाएगा CaCO3, इसका रासायनिक सूत्र हो जाएगा। और विश्व की जो सबसे लंबी कोरल रीफ जिसको बोला जाता है ना, विश्व की सबसे बड़ी कोरल रीफ कौन सी है, तो ये ऑस्ट्रेलिया के अंदर अवस्थित है। ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया। वन सेकेंड। तो ये कौन सी हो जाएगी, तो ये हो जाएगी ग्रेट बैरियर रीफ। ठीक है, ग्रेट बैरियर रीफ। ठीक है, और ये कहाँ पर अवस्थित है, ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो है ये अवस्थित है। ये सारी चीज़ें आप याद रखेंगे। इसके बाद हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोला गया, तो किसी भी अपराध या अपराध के आरोपी व्यक्ति को अपने गवाह बनने के लिए जो है बाध्य नहीं किया जा सकता। इसे क्या कहा जाता है, तो इसे चुप रहने का अधिकार कहा जाता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि भाई मैंने कोई अपराध कर दिया, ठीक है, एग्जाम्पल आपको दे रहा हूं, मैंने कोई अपराध कर दिया है, तो या आपने कोई अपराध, चलिए आप छोड़िए, आप काफ़ी इंटेलिजेंट और समझदार बच्चे, आप नहीं कर सकते। ठीक है, मान लेते हैं मैंने कोई अपराध कर दिया, अब मेरे को लेके जाएंगे भाई जज के सामने, तो मेरे को लेके जाएंगे ना, तो मेरे को जो है अपने ही खिलाफ गवाही देने के लिए जो है बाध्य नहीं कर सकती सरकार या फिर कोर्ट या फिर पुलिस। ठीक है, यही क्वेश्चन का जो है आधार है। तो इसको क्या कहा जाता है, इसको जो है चुप रहने का अधिकार है। मतलब मेरे को चुप रहने का अधिकार है, मैं अपने ही खिलाफ जो है गवाही नहीं दे सकता। ठीक है, आई होप यहाँ तक सारी चीज़ें जो है आपको समझ आ गई होंगी। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोला गया, तो क्वेश्चन नंबर 15 में बोला गया भारत डैश के बाद दूसरा सबसे बड़ा उभरता हरित बांड बाजार बन गया है। तो ये चाइना के बाद बन गया है। ठीक है, चाइना के बाद। ऑप्शन नंबर जो है सी इसका करेक्ट हो जाएगा। भारत चाइना के बाद जो है दूसरा सबसे बड़ा जो है उभरता हरित ब्रांड जो है बन गया है। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है, पुर्तगाली यात्री था नूनीज, ये विजयनगर राज दरबार में कब पहुंचा। तो सबसे पहले भाई विजयनगर की बात कर लेते हैं। विजयनगर से एक नंबर का क्वेश्चन पूछता है इंडिया जीके में। ठीक है, स्थापना किसने की थी भाई, हरिहर और बुक्का ने की थी। ठीक है, हरिहर और बुक्का, हरिहर बुक्का ने की थी। कब की थी, 1336 में जो है इसकी स्थापना की गई थी। इसके अंदर 4 वंश हुए हैं भाई। ठीक है, मतलब जो विजयनगर था ना, इसके अंदर जो है 4 वंशों ने जो है शासन किया है। कौन कौन से 4 वंश थे, एक तो था संगम, संगम में ये जो विजयनगर की स्थापना की थी ना, हरिहर और बुक्का, ये संगम वंश से ही संबंधित थे। ठीक है, संगम वंश। दूसरा कौन सा हो जाएगा, पहला संगम हो जाएगा, दूसरा कौन सा हो जाएगा, सालू हो जाएगा। सालू, सालू या सुलूव, सुलूव लिख लो, सुलूव होता है वैसे। ठीक है, सुलूव। तीसरा कौन सा हो जाएगा, तीसरा कौन सा हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा तुलू, सालू तुलू। और चौथा कौन सा हो जाएगा, चौथा हो जाएगा चौथा कौन सा था, सालू, संगम, सालू, तुलू, तुलू और अराविडू, अराविडू हो जाएगा। ठीक है, अराविडू। ये 4 वंशों ने जो है शासन किया है। इनके अंदर एक और आपको देखने को मिलेगा, ये जो है कृष्णदेव राय। ठीक है, कृष्णदेव राय। तो ये किस वंश से संबंधित थे, तो ये तुलु वंश से संबंधित थे। और इनके शासनकाल की बात करूँ तो तुलु वंश से ये संबंधित थे। और इनके शासनकाल की बात करूँ तो 1509 से 29 तक जो है इन्होंने शासन किया था। ठीक है, और ये जो पुर्तगाली यात्री था ना नूनीज, ये जो है 1535 में भारत आया था। और इस समय जो है किसका शासन था, अच्युता देव राय का जो है शासन होता था। ठीक है, जो ये सम्राट होते थे विजयनगर में, अच्युत देव राय के शासनकाल में जो है ये विजयनगर के अंदर आया था पुर्तगाली यात्री नूनीज 1535 में। ठीक है, आई होप यहाँ तक सारी जानकारी जो है क्लियर हो गई होंगी। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17। ये हरियाणा जीके का घूम फिर के एक बड़ी मुश्किल से जो है एक क्वेश्चन पूछा गया। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय की जो है स्थापना कब हुई थी, तो ये 2 फरवरी 1970 को हुई थी। ठीक है, 2 फरवरी 1970 को ये स्थापना हुई थी। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें तो 18 में क्या लिखा गया है, भारत के सार्वजनिक खाते में राष्ट्रीय लघु बचत निधि की स्थापना वर्ष 1999 से
प्रभावित हुई। तो 1999 जो है ये राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 18 का। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। 19 में जाने से पहले भाई ये हमारे सोशल मीडिया आइकन है, इनको भी प्लीज़ फॉलो कर लेना और टेलीग्राम चैनल को बिल्कुल इंपॉर्टेंट तरीके से फॉलो कर लेना, क्योंकि सारी पीडीएफ जो है वो टेलीग्राम पर ही प्रोवाइड करवाई जाती है। इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है? तो क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है आर्थिक गतिविधियों के तृतीय क्षेत्र में शामिल है। तो आप सभी जानते हैं भाई क्या आर्थिक गतिविधियों के 3 क्षेत्रों में होता है। आर्थिक जो गतिविधियां हैं ना, आर्थिक गतिविधियों 3 भाग हैं। ठीक है, 3 भाग है। तो चलिए आइए देख लेते हैं कौन कौन सा। पहला हो जाएगा प्राथमिक, दूसरा हो जाएगा द्वितीयक और तीसरा हो जाएगा तृतीयक। प्राथमिक में क्या होता है? प्राथमिक जो है कच्चा माल आता है, जैसे कि कृषि पालन हो गया, माफ कीजिएगा कृषि खेतीबाड़ी हो गई। ठीक है, मत्स्य पालन हो गया। ठीक है, ये सारा किस में आता है? ये प्राथमिक क्षेत्र में आता है। ठीक है, द्वितीय क्षेत्र में क्या आता है? जब कच्चे माल को जो है हम कच्चे माल से जो है प्रोडक्शन करते हैं ना, जब ये कच्चा माल मशीनों में जाता है बनाने के लिए, वो जो है द्वितीय क्षेत्र में आता है, जैसे कि उद्योग और निर्माण हो गए। ठीक है, उद्योग निर्माण। ठीक है, ये किस में आते हैं? ये द्वितीय क्षेत्र में आते हैं। अब माल भी तैयार आ गया। प्राथमिक क्षेत्र में क्या किया? हम कच्चा माल लेके आए। दूसरे क्षेत्र में क्या हुआ? हमने जो कच्चे माल से जो है पका हुआ माल बना लिया, यानी कि जो है माल तैयार कर लिया। अब तृतीय क्षेत्र क्या कहा? तृतीय क्षेत्र में जो है सेवाएं आ जाती है। सेवाएं जैसे कि परिवहन। अब कच्चा माल से जो है बनकर हमने जो द्वितीय क्षेत्र में माल को बना दिया, अब उसकी डिलीवरी भी तो करेंगे, उसको बेच के भी तो आएंगे, तो वो होता है परिवहन। ठीक है, परिवहन हो गया, बैंकिंग हो गया। ठीक है, तृतीय क्षेत्र के लिखे पड़े यार, क्यों इतनी मेहनत करवा रहे हो? ये लिखे पड़े ना यहाँ पे, ये देखो, ये परिवहन हो गया, बैंकिंग हो गया, शिक्षा हो गया, सभी हो गया। ठीक है, राइट ऑप्शन इस क्वेश्चन का जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अभी जो मैं आपको वीडियो लेक्चर के माध्यम से ये जो इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ ना, ये हमारा जो है तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है, ऐसे जो है आप याद रख सकते हैं। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। चलें क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। क्वेश्चन नंबर 20 में बोला गया 1908 में बाघ डकैती। ये बाघ डकैती, बर्रा डकैती दोनों एक है भाई, ठीक है ना। बर्रा डकैती से ज़्यादा इस क्वेश्चन को जाना जाता है, इसीलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है, क्योंकि एचएसएससी ने सिर्फ बाघ डकैती दिया था। ठीक है, ठीक है। तो ये बाघ डकैती का आयोजन 1908 में किया था, और किसने किया था? पुलिनदास जी के द्वारा ये किया गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 को देख लेते हैं। डूरंड कप फुटबॉल का अंतिम मैच कहाँ पर हुआ था? तो आप सभी जानते हैं डूरंड कप जो है ये फुटबॉल से संबंधित है। ठीक है, फुटबॉल से संबंधित है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1888 में इसकी स्थापना हुई थी। लास्ट वाला जो है ये कोलकाता में खेला गया था। 2021 से रिलेटेड पूछा गया, वर्तमान में 2025 वाला देख लेना। डूरंड कप फुटबॉल का जो है फाइनल मैच कहाँ पर आयोजित किया गया था। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। भारत छोड़ो आंदोलन में भागीदार करने वाली महिला नेता कनकलता बरुआ कहाँ से है? तो सबसे पहले हम बात करेंगे भारत छोड़ो आंदोलन। कब शुरू हुआ था? 8 अगस्त 1942 को। नारा दिया था महात्मा गांधी ने, करो या मरो। महात्मा गांधी ने मंच से कहा था कि या तो जो है हम अपना बलिदान दे देंगे, या फिर जो है देश को आज़ादी दिलवा देंगे। ठीक है, करो या मरो का नारा महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था। और इसी भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया था एक लेडीज थी, जिसका नाम था कनकलता बरुआ। इनका जो संबंध होता था वो असम से होता था। कहाँ गया? असम। ऑप्शन नंबर जो है डी इसका जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। ठीक है, 23 में क्या बोला गया है? 23 में बोला गया सीआरपीसी की इस धारा के तहत एक व्यक्ति जो वारंट के निष्पादन से बच रहा है उसे भगोड़ा घोषित किया जा सकता है। तो ये किस धारा के तहत किया जाता है? 82 धारा के तहत। ठीक है, सीआरपीसी की जो धारा है ना, हम बात कर चुके हैं पिछली वीडियोज में आईपीसी और सीआरपीसी के बारे में। तो सीआरपीसी की धारा होती है 82 के तहत जो है कोई व्यक्ति जो है वारंट के निष्पादन से बतला है, मतलब जो वारंट होता है ना उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। मतलब पुलिस जो वारंट लेके आती है, मतलब जो कोर्ट जारी करता है वारंट को, अब कोई व्यक्ति है जो भाई वो वारंट ले ही नहीं रहा,
वारंट नहीं ले रहा, उससे बच रहा है, तो वो उसको जो है कोर्ट क्या बाद में घोषित कर देती है, उसको भगोड़ा घोषित करती है। जैसे कि कौन था, विजय माल्या, ये भगोड़ा ही था, इसको याद रखना भाई, विजय माल्या, ठीक है। इसके हिसाब से याद रख लेना, धारा 82 जो है किससे संबंधित है, ये भगोड़े से संबंधित है, ठीक है, दोबारा पूछी जा सकती है, ठीक है। धारा 82 जो है भगोड़े से संबंधित है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 की मैं बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 24 में क्या बोला गया है, भारत सरकार द्वारा अमृता देवी बिश्नोई राष्ट्रीय पुरस्कार हेतु स्थापित किया गया। तो ये जो भारत सरकार द्वारा अमृता देवी बिश्नोई राष्ट्रीय पुरस्कार है, ये किस हेतु स्थापित किया गया था, ऊर्जा संरक्षण के लिए ये पुरस्कार स्थापित किया गया था, जल संरक्षण के लिए, वन्य जीव संरक्षण के लिए, या फिर झील संरक्षण के लिए। ऑप्शन नंबर जो है सी इसका जो है करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। भारत सरकार द्वारा स्थापित अमृता देवी बिश्नोई राष्ट्रीय पुरस्कार वन्य जीव संरक्षण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले व्यक्तियों या फिर समुदायों को दिया जाता है, ठीक है। और यह जो पुरस्कार है अमृता देवी बिश्नोई की याद में 2013 में शुरू किया गया था, ये भी आप याद रखना, 2013 में शुरू किया गया, ठीक है। 2013 में जो है इस पुरस्कार को शुरू किया गया था। और जो है इनकी मैं आपके बारे में बता देता हूं, किनके बारे में बता देता हूं, अमृता देवी बिश्नोई के बारे में बता देता हूं। 1730 में, ठीक है, 1730 में राजस्थान के जोधपुर में जो है खेजड़ी वृक्ष होते हैं राजस्थान में, ठीक है, खेजड़ी वृक्ष, इन्हीं की पेड़ों की रक्षा के लिए जो है इन्होंने अपना बलिदान दे दिया था। इन्हीं की याद में जो है ये अमृता देवी बिश्नोई राष्ट्रीय पुरस्कार जो है ये 2013 में शुरू किया गया था, ठीक है। अमृता देवी बिश्नोई जी जो लेडी थी ना, इनके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। 1730 में जो है राजस्थान के जोधपुर में खेजड़ी वृक्ष की रक्षा करते हुए जो है इन्होंने अपना बलिदान दे दिया था। अब एक ऐसा और है आंदोलन जो ये वन्य जीव संरक्षण से संबंधित है ना, जैसे ये अमृता देवी बिश्नोई राष्ट्रीय पुरस्कार, एक और है, कौन सा था वो, अभी याद नहीं आ रहा यार, कौन सा था, एक उत्तराखंड में भी तो हुआ था ना। चलिए बताइए, किसी बच्चे को अगर पता हो तो, उत्तराखंड में भी ऐसा जो है आंदोलन हुआ था, ठीक है। कौन सा हुआ था, 1973 में हुआ था, ठीक है। गोरा देवी के संरक्षण में हुआ था, एग्जैक्ट मुझे नाम याद नहीं आ रहा यार, गोरा देवी, ये चिपको आंदोलन था भाई, ठीक है, चिपको आंदोलन, ये भी पेड़ों से संबंधित है, ठीक है, चिपको आंदोलन, ठीक है। इसको तो वैसे शुरू तो 1973 में किया था, किसने किया था, तो ये किया था भाई, इसके जो प्रेरणादायक थे ना, गोरा देवी तो प्रेरणादायक थी, मतलब ये जो है पेड़ों से चिपक गई थी ये लेडी कुछ लकड़हारों के सामने, ठीक है। बाकी ये जो चिपको आंदोलन था 1973 में जो है शुरू किया गया था, ठीक है। ये चीज़ भी आप याद रखेंगे, ठीक है। ठीक है, बाकी आप बताइएगा मेरे को कमेंट सेक्शन में कि कैसा जो है ये आपको सेशन लगा है, ठीक है। और कोई भी अगर आपका डाउट, क्वेरी या सजेशन है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। और ये सारे जो आंसर है ऑफिशियल मैंने जो है यहाँ पर आपको प्रोवाइड करवा दिए हैं, ठीक है। और अपना स्कोर जो है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि कितने जो है आप यहाँ पर स्कोर कर पाए हैं, ठीक है। ऐसे ही जो है इस पूरे मंथ में जो है हम हरियाणा पुलिस के कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर के सारे जो 2021 के पेपर है ना, सभी को जो है यहाँ पर डिटेल से एनालाइज कर लेंगे। इससे दो चीज़ आपको पता चल जाएगी, एक तो HSSC के लेवल का पता चल जाएगा कि किस लेवल तक का जो है ये HSSC जा सकता है, दूसरा आपको अपनी तैयारी जांचने का मौका मिल जाएगा कि इन क्वेश्चनों से आप देख लेना कि आपकी कितनी तैयारी है और कितनी तैयारी और करनी बाकी है। देखिए अभी ये समय जो चल रहा है ना, अभी नोटिफिकेशन नहीं आया है, ये बड़ा ही क्रूशियल समय है। ये समय जो है आपको बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करने का समय है, ठीक है, बिल्कुल बेसिक से तैयारी स्टार्ट करने का समय है। तो अगर कोई बच्चा ऐसा है जो पहली बार फॉर्म भर रहा है HSSC हरियाणा पुलिस का, जिसको कुछ भी नहीं पता, तो हमारी ये पूरी प्लेलिस्ट जो मैंने अभी बनाई हुई है जो करंट में चल रही है, इस प्लेलिस्ट को देख लेना। कोई मैटर नहीं करता आपने पहले एग्जाम दिया है या नहीं दिया है, ये प्लेलिस्ट देख के हमारे साथ जुड़ जाओ, बस हमारे साथ चलते रहो। जितना मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे बता रहा हूँ ऐसे पढ़ते रहो, तो डेफिनेटली जो आपका 2026 में हरियाणा पुलिस जो है एग्जाम क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही, बाकी कोई भी डाउट, क्वेरी, सजेशन है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता देना। इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।